नमस्कार, देश प्रदेश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली से मैं हूं शरद शर्मा और मुंबई से मेरे साथ जुड़ रही हैं मेरी सहयोगी पूजा भारद्वाज। दिल्ली की कड़कड़ुमा कोर्ट से रिहाई के आदेश के बाद दिल्ली हिंसा मामले में 3 आरोपी आसिफ इकबाल, नताशा नवाल और देवांगना कलिता तिहाड़ जेल से कुछ ही देर में छूटने वाले हैं। परसों दिल्ली हाई कोर्ट ने इनको जमानत दे दी थी, उसके बावजूद भी आसिफ इकबाल और पिंजरा तोड़ की 2 सदस्यों की रिहाई अटकी हुई थी। इसे लेकर तीनों ने एक बार फिर आज हाईकोर्ट का रुख किया था, लेकिन वहां सुनवाई से पहले ही कड़कड़ुमा कोर्ट ने रिहाई के आदेश जारी कर दिए। दिल्ली पुलिस ने जमानत के हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी है। तो कुछ ही देर में तीनों जो दिल्ली हिंसा के आरोपी हैं, नताशा नरवाल, देवांगना कलिता, आसिफ इकबाल, ये तिहाड़ जेल से छूटने वाले हैं। परसों ही दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया था, उसके बावजूद भी कुछ टेक्निकल मामलों में इनकी रिहाई अटकी हुई थी। और हमारे साथ हमारे सहयोगी सौरभ जुड़ गए हैं, सौरभ शुक्ला। सौरभ, क्या अपडेट है, कब तक ये रिहाई हो सकती है जो 2 दिन से अटकी हुई है जमानत के बावजूद? बिल्कुल शरद, ये तस्वीरें दिखाते हैं। यहाँ पर हम लोग यहाँ पर गेट नंबर 3 के बाहर खड़े हुए हैं और थोड़ी देर में ही यहाँ पर इन तीनों की रिहाई होने वाली है। हमारे साथ नताशा के फूफा जी हैं, अंकल हैं। सर, आप नताशा के फूफा जी हैं और आप यहाँ पर उनको रिसीव करने आए हैं, क्या फीलिंग है आपकी? ये एक मिलीजुली फीलिंग है। एक तरफ जीत की खुशी है कि यूएपीए का, जिसको हम शुरू से कह रहे थे कि नहीं होगा, उससे आज हाई कोर्ट ने रिलीफ दिया है। लेकिन इस 1 साल में जो कुछ भी हुआ है, डॉक्टर नरवाल हमारे बीच नहीं हैं और नताशा उनसे मिल नहीं पाई। वो एक ऐसा दुख है जो कभी भी जाएगा नहीं। जब भी ये फीलिंग आएगी तो उसके साथ आएगा। और अगर दिल्ली पुलिस सही तरीके से कानून से काम करती तो ये 1 साल इन बच्चों को नताशा समेत जेल में नहीं रहना पड़ता। डॉक्टर मलिक, आप एक तरीके से गार्जियन हैं नताशा के, क्योंकि अब उनके मदर भी नहीं है, उनके फादर भी नहीं है। आपकी क्या फीलिंग है नताशा को लेकर के? जब आप आएंगी, नताशा बाहर निकलेगी, तो नताशा से पहला लफ्ज़ क्या कहेंगे आप? यही कहेंगे कि देर है अंधेर नहीं है, कीप इट अप। न्याय की जीत होती है, सच्चाई की जीत होती है। सच्चाई की जीत होती है। तो शरद, आपने सुना है नताशा के फूफा जी, और आप देखेंगे यहाँ से आपको यहाँ पर लगातार जेएनयू के स्टूडेंट्स हैं, वो पहुँच रहे हैं और घर वाले पहुँच रहे हैं। आप देखेंगे मीडिया का भी ज़बरदस्त जमावड़ा है और जो 2 दिन से इंतज़ार कर रहे थे वो गाड़ी आने वाली है। सारे टेक्निकल जो प्रोसीजर्स हैं वो पूरे कर लिए गए हैं। जेल अथॉरिटीज़ से बात हुई है, रिलीज़ वारंट रिसीव हो गया था, सारे वेरिफिकेशन हो गए हैं और किसी भी वक्त अब रिहाई होने वाली है। और शरद, आपको बता दें, हम जानते हैं 15 तारीख को दिल्ली हाई कोर्ट ने बेल के आदेश दे दिए थे, लेकिन फॉर्मेलिटीज़ को लेकर के काफ़ी सवाल उठ रहे थे। दिल्ली पुलिस ने कहा कि उन्हें 21 तारीख का वक्त चाहिए, कल ट्रायल कोर्ट में वो वेरिफिकेशन करेंगे इनके एड्रेसेस में जा करके। तो जो हमें पता चला है कि सारी फॉर्मेलिटीज़ अब पूरी कर ली गई हैं शरद, और जल्दी उनकी रिहाई होने वाली है। आसिफ इकबाल, चूँकि उनको पढ़ाई के लिए एक होटल में भेजा गया था पढ़ाई करने के लिए पुलिस की कस्टडी में, तो उनको भी तिहाड़ जेल अभी थोड़ी देर में लाया जाएगा और तिहाड़ जेल से उनकी रिहाई की जाएगी। तो फिलहाल 2 दिन का इंतजार खत्म हो और यहाँ पर लगातार जेएनयू के स्टूडेंट्स हैं और दूसरे एक्टिविस्ट पहुँच रहे हैं और परिवार वाले भी यहाँ पर लगातार। हमने जैसे अभी बात की नताशा के अंकल से, उनका कहना है कि वो इस समय काफ़ी गर्व महसूस कर रहे हैं। लेकिन हम सब जानते हैं कि नताशा के पिता का अभी लगभग 1.5 महीने पहले कोरोना से निधन हो गया था। तो उनका कहना है नताशा उनके पिता से मिल नहीं पाई और उनकी माँ का पहले ही देहांत हो चुका था। तो फिलहाल सारे जज्बात हैं यहाँ पर और हम हमारी तरह वो भी इंतज़ार कर रहे हैं कब ये तीनों लोग जेल से रिहा होंगे। शरद जी, सौरभ बहुत बहुत शुक्रिया। तो सौरभ जानकारी दे रहे हैं कि तीनों आरोपियों की किस तरह से जल्द रिहाई हो सकती है। हालांकि इसके खिलाफ जो दिल्ली पुलिस है वो सुप्रीम कोर्ट है। बढ़ते ही आगे, और एक बुजुर्ग मुसलमान की जो बात लगातार आप देख रहे हैं मामले की, उसकी बात करते हैं। उनके साथ मारपीट और दाढ़ी काटने के मामले में गाजियाबाद पुलिस जो है वो स्थानीय सपा नेता की अब तलाश कर रही है। आरोप लग रहे हैं कि इसी नेता ने इस पूरे मामले को सांप्रदायिक एंगल दिया। अब उनके खिलाफ मामला भी दर्ज हो चुका है। वहीं इस पूरे मारपीट के मामले में 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। ये हैं लोनी इलाके के स्थानीय नेता उम्मेद पहलवान, जो समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं। गाजियाबाद पुलिस इनकी सरगर्मी से तलाश कर रही है। उन पर आरोप है कि उन्होंने उसी मुस्लिम बुजुर्ग के साथ 7 जून को फेसबुक लाइव कर भड़काऊ बातें कहीं, जिसके साथ 5 जून को कुछ लड़कों ने मारपीट कर दाढ़ी काट ली थी। पुलिस ने उम्मेद के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया है।
इसमें हमने कल भी 2 लोगों की गिरफ्तारी करी है और उन्होंने भी पूछताछ में सेम घटनाक्रम बताया है। ऐसा किन परिस्थितियों में किया गया, क्यों किया गया, इसके पीछे क्या उद्देश्य है, ये हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। कल तक मीडिया से बात कर रहा उम्मेद अब गायब हो गया है। हालांकि कुछ दिन पहले उसने कहा था कि उसने जो भी किया जिम्मेदार लोगों के कहने पर किया। जब 6 तारीख को मुझ पे फोन आता है शहीद नगर से, वहाँ के जिम्मेदार लोग फोन करते हैं कि उम्मेद पहलवान इदरीसी साहब आप आ जाइए, आप लोनी रहते हैं, आपके लोनी बॉर्डर थाने में कोई घटना घट गई है। जब इन्होंने मुझे बताया कि मेरी दाढ़ी कटी, मुझे मारा, मेरे साथ तरह तरह की बदतमीजी हुई, इनकी कमर दिखाई गई और जो जो चचा ने बोला वो इनके साथ हुआ। जब ये सारी बातें हुई हम लोग लोनी बॉर्डर थाने पहुंचे। वहीं 5 जून के 2 और वीडियो सामने आए हैं। एक वीडियो में अब्दुल समद के तंत्र मंत्र और जादू टोने का सामान दिखाया जा रहा है, जबकि दूसरे वीडियो में आरोपी प्रवेश गुज्जर सूफी अब्दुल समद से तावीज के बारे में पूछताछ कर रहा है। अब्दुल समद बता रहा है कि उसने जो भी किया इंतजार के कहने पर किया। जो दोबारा आया था तू करने, किसने कराया था? इंतजार ने कह के भेजा हो? कह के भेजा के ये मेरे बस में कर दो। हाँ, मेरे घर के ने जो तमीज वो भी सब दे के गए हो? अच्छा हाँ, बस ये सब इंतजार के कहने से गए? इंतजार के कहने से। पुलिस ने बुजुर्ग के साथ मारपीट और उसका वीडियो वायरल करने के मामले में 2 और आरोपियों सद्दाम और इंतजार को भी गिरफ्तार कर लिया है। अब तक इस मामले में 5 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। गाजियाबाद से अपने सहयोगी पिंटू तोमर के साथ मैं मुकेश सिंह, NDTV इंडिया। और अब बात करते हैं बारिश और बाढ़ की। इस बरसात ने बनारस के स्मार्ट सिटी होने के दावे को धो के रख दिया है। बनारस में सुबह से ही भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से हर तरफ जल जमाव नजर आ रहा है। बनारस को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए बीते कई सालों से कवायद हो रही है और इस कवायद में सबसे बड़ी समस्या है वहां का ड्रेनेज सिस्टम, जिसको ठीक करने में प्रशासन लगा हुआ है, लेकिन रात से हो रही बारिश बताती है कि हालात जस के तस हैं। अब यूपी से चलते हैं पश्चिम बंगाल की तरफ। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में भारी बारिश के बाद कई सड़कों और निचले इलाकों में पानी भर गया है। गोल्फ ग्रीन और लेक गार्डन्स इलाकों में ट्रैफिक जाम की भी कई तस्वीरें सामने आ रही हैं। पश्चिम बंगाल के ही बीरभूम में भी बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। नदी के बढ़ते स्तर की वजह से निचले इलाकों में पानी भर चुका है। लोगों के घरों में कई जगह पानी घुसने की भी खबर है। और नेपाल की बात करें तो यहाँ भी लगातार बारिश हो रही है। इससे वाल्मीकि नगर के गंडक बैराज से भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने की वजह से पूर्वी चंपारण में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। गंडक नदी में लगातार बढ़ रहे जलस्तर को देखते हुए नदी के किनारे बसे गांव के लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने की सलाह दी गई है।
उत्तर प्रदेश के महाराजगंज के गंडक और 3 दूसरी नदियों की बात करें तो ये खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। नेपाल में लगातार हुई बारिश के चलते नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। और इसी के साथ देश प्रदेश में रुक रहे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे चांदनी चौक में गाड़ियों की नो एंट्री। अलीगढ़ में लॉकडाउन से बेरोजगार एक मां और उसके 5 भूखे बच्चों को अधमरी हालत में अस्पताल में भर्ती किया गया है। उन्हें अस्पताल पहुंचाने वाले एनजीओ का कहना है कि ये सब कई दिनों से भूख से तड़प रहे थे। उनके पेट में ऐंठन हो रही थी, उनकी हालत खराब थी, लेकिन आधार और राशन कार्ड न होने की वजह से इन्हें मुफ्त मिलने वाला सरकारी राशन भी नहीं मिल पाया था। शायद ही कोई अस्पताल में भर्ती होकर खुश होता हो, लेकिन गुड्डी बहुत खुश हैं क्योंकि यहाँ उन्हें खाना मिलता है। यह भूखे का मनोविज्ञान है। अस्पताल ने उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत दूर कर दी है। मीडिया के लोगों ने अलग अलग वक्त जब उनसे पूछा कि क्या उनका इलाज ठीक हो रहा है, तो वो इलाज में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाती। कहती हैं कि पेट भर खाना मिल रहा है। अस्पताल में आपको इलाज मिल रहा है? हाँ सबको? हाँ, जहाँ तक रोटी मिल रही है और खावे पीवे को मिल रहा है, और जहाँ तक नहीं तो पेट भर के मिल रही है। और दवाइयाँ मिल रही हैं? हाँ, दवाइयाँ। अब तो भैया सब मिल रही है। रोटी ते लगा, साग सब्जी ते लगा, मेरे सब मिल रहा, फल ते लगा, सब मिल रहा। अब मिल रही है वो को भर के पेट। अब तो मैं ना सो रही भूखी। गुड्डी के पति पिछले साल कोरोना के वक्त गुजर गए तो उन पे मुसीबत टूट पड़ी। लॉकडाउन हटा तो बेटे ने मजदूरी शुरू की, जिससे 6 लोगों का पेट पलता। लॉकडाउन में उसका काम बंद हो गया तो वह बीमार हो गया। 2 महीने से गुड्डी का परिवार पड़ोसियों से मांग के खाने लगा। 6 लोगों के परिवार को कोई 4 रोटी देता, कोई 3, कोई 2, कोई बासी सब्जी। बिना दूध की चाय पी लेते, कभी दूध हो तो दूध की पी लेते, ऐसे ही पी लेते। पड़ोस में नो कह रही कि 3-4 दिन रोटी दे देंगे, हम बार रोटी ना देंगे। भैया मत ना दे तो फिर रोटी क्या करेंगे। कोविड में लोगों की मदद करने वाले एक एनजीओ को किसी ने फोन कर बताया कि गुड्डी और उनका परिवार भूखा मर रहा है। वे उनकी मदद को पहुंचे। ये मांग के खाती रही हैं। खाना तो इन्हें लिया है कुछ ना कुछ, लेकिन पिछले 10-15 दिन से कुछ खाना नहीं मिल पाया। 10-15 दिन से तो उनको नहीं मिला है खाना, क्योंकि ये बच्चे सब तड़प रहे थे जब हम लाए थे। पेट से दर्द, खाना नहीं मिला। हाँ, बिल्कुल पेट से दर्द हो रहा था, किसी को उल्टी आ रही थी, किसी को चक्कर आ रहे थे। तो ये सब सिचुएशन थी हमारे सामने, तो हमने देखा। लॉकडाउन में बड़े पैमाने पे लोग बेरोजगार हुए हैं और सरकार गरीबों को इस मौके पे मुफ्त राशन दे रही है। ऐसे में भी अगर किसी का राशन कार्ड न बनाया जाए तो ये गंभीर अपराध है, लेकिन गुड्डी यही कहती है। अच्छा, राशन कार्ड आपने नहीं बनवाया? आधार कार्ड आपका? बनवाओ, पर भैया वहाँ दया ना हो हमारा। फिर सिम खो गई मोबाइल की, तो वहाँ फिर चिड़केबाजी ना दो। फिर वहाँ कपिल हुआ एक हमारे वो बना तो आधार कार्ड, वहाँ दया ना हो भैया जी। हमने कही भैया दे दे भैया जी। का कहते जी उंगरिया सी छिपी आत कहाँ जाग पे तो चिपको रहते हो मोबाइल, और जाम में तो निकाल ले भैया तू मोबाइल नंबर दे पर ना दो। गुड्डी का मामला सामने आने पे अब जिला प्रशासन उनकी मदद कर रहा है। ग्राम निधि से उनको 5000 रुपये की धनराशि तत्काल मुहैया करा दी गई। उनका अंत्योदय कार्ड ऑफलाइन जारी करा दिया गया है। उनका आधार नंबर और राशन कार्ड जो है वो बैंक खाता वो खुलवाने की कार्रवाई हो रही है, और जो भी सरकारी योजनाएं हैं उसमें उनको कवर किया जाए। भारत में कोरोना आने के बाद देश का 40% मिडिल क्लास गरीब हो गया, ऐसा कई अर्थशास्त्री मानते हैं। और कोरोना की दूसरी लहर में करीब 75 लाख लोग बेरोजगार हो गए। गुड्डी का परिवार उनमें से सिर्फ एक है। दर्द के ऐसे लातादाद किस्से होंगे। अलीगढ़ में अदनान और कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली के चांदनी चौक की मुख्य सड़क, यानी ये सड़क जिस पे मैं खड़ा हूं, जो इधर लाल किले से लेकर और दूसरी तरफ फतेहपुरी मस्जिद तक जाती है,
इस पर अब आप अपने वाहन नहीं ला सकेंगे। अगर आप अपने वाहन इस पर लेकर आए तो 20,000 रुपए तक का जुर्माना आपके ऊपर हो सकता है, क्योंकि दिल्ली सरकार ने इस मेन रोड को चांदनी चौक से ये फतेहपुरी मस्जिद जो रोड जा रही है इसको नो मोटर व्हीकल एंट्री जोन घोषित कर दिया है। आज के बाद अगर आप यहाँ आओगे इस रोड पे व्हीकल लेकर नहीं आना आपने, आज के बाद में चालान होगा आपका। बाइक और कार वालों को समझाया जा रहा है कि चांदनी चौक की मुख्य सड़क पर अब सुबह 9 से रात 9 बजे तक वो अपने वाहन नहीं ले जा सकते। आज के बाद चालान है आपका, नोट पे। इस पूरे इलाके को चांदनी चौक से लेकर जो फतेहपुरी मस्जिद तक की ये 1300 मीटर की रोड है, ये मुख्य रोड है, चांदनी चौक से सीधा फतेहपुरी मस्जिद तक जाती है। इसको अब जो है नॉन मोटराइज्ड व्हीकल जोन बना दिया गया है और अगर यहाँ पर आप अपनी गाड़ी टू व्हीलर लेकर आए तो 20,000 रुपए तक का चालान आपका काटा जा सकता है। तो ऐसे में आपके पास दो ऑप्शन हैं, आप या तो पैदल घूमिए, सैर कीजिए, आनंद लीजिए, या फिर हाथ रिक्शा यहाँ पर चल सकती हैं। हालांकि फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, पुलिस की गाड़ियां जा सकती हैं। चांदनी चौक में दिल्ली सरकार ने करीब 90 करोड़ की लागत से पुनर्विकास और सौंदर्यीकरण करवाया है। इसके बाद वाहनों की एंट्री बंद होने से सैलानी और खरीदार खुश हैं। पैदल चलने वालों को कोई परेशानी नहीं है इस समय। अच्छा, बढ़िया हो गया सर, बढ़िया हो गया, बढ़िया हो गया। भीड़ इतनी थी, निकलना नहीं होता था। अच्छा, अब तो आदमी जा सकता है, मार्केट जा सकता है। अच्छा, अब गाड़ी लेके यहाँ पे क्या करेगा आगे? छोटी मोटी ये सवारियाँ मिल जाती है, ठीक है। मगर जो ये गाड़ियाँ जो वैसे चलते रहते हैं, ई रिक्शे वाले बहुत परेशान होते थे चलने वाले के लिए। अच्छा। अब वो सब चीजें उससे अच्छा है। हालांकि व्यापारियों में मिला जुला रुख है। देखो ये 50-50 है। अच्छा, और 50% फायदा भी है, 50% नुकसान भी है। अच्छा, फायदा कैसे, नुकसान कैसे? जो फायदा है ये अब ट्रैफिक पब्लिक आराम से जा सकती है। अच्छा, नुकसान ये है कि किसी ने माल लेके जाना है, किसी ने ठेले में माल जाना है, वो कैसे जाएगा, कैसे आएगा? यहाँ पे नॉन मोटराइज व्हीकल जोन बनाया है इन्होंने। हाँ। इसकी टाइमिंग बहुत गलत है, 9 to 9 इज टू मच, बहुत लंबा टाइम है, रिटेल को फायदा। और इस वक्त की एक बड़ी खबर है कि दिल्ली दंगा मामले में जो गिरफ्तार थे आसिफ तन्हा और पिंजरा तोड़ के बाकी सदस्य देवांगना कलिता, नताशा नरवाल, ये रिहा हो गए हैं। आपको बताएं कि कल ही इनकी रिहाई होनी थी, लेकिन अदालत में सुनवाई होती रही। आज आदेश आया और अब रिहा हो गए। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर चर्चा करने के लिए। देवांगना, नताशा और आसिफ इकबाल तीनों को रिहा कर दिया गया है। सौरभ, क्या जानकारी है? लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी है। अखिलेश देखिए इस वक्त रिलीज आप देख सकते हैं, ये नताशा और देवांगना रिलीज हो गए हैं और यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं। उनके अंकल साथ में हैं। ये नताशा और देवांगना आप देख सकते हैं, इस समय गले मिल रहे हैं और बहुत ये कमजोर पड़ गए हैं, क्योंकि लोगों की दुआएं, लोगों की शक्ति, लोगों की जो सपोर्ट हमेशा आता रहता था, उससे हम जिंदा रहे हैं। We have stayed alive. हम अपनी से जेल और बिटोर की को आपने पहले कॉल किसे आदमी कॉल हो I'm holding myself. देवांगना, क्या रिएक्शन है आपका? कैसा, हाउ आर यू फीलिंग नताशा? हाउ आर यू फीलिंग? आप एक साल बाद वापस आई और तो जो सपोर्ट है आपके दोस्त हैं यहाँ पर, क्या फीलिंग क्या है आपकी? This feeling is just, it cannot be described in words, but I cannot help but miss my father. He would have been the happiest person on this earth. पर आपके फादर ने हमसे कई बार बात की, उन्होंने यही कहा कि वो आप पे बहुत प्राउड थे, वो आप पे गर्व करते हैं। देवांगना, आपकी क्या फीलिंग है? एक साल बाद आप वापस आई हैं देवांगना। एक्सप्लेन करने वाली फीलिंग नहीं है, सच में बहुत एक साल बाद फर्क देखी है। आराम से पीछे हो जाओ एक बार। हेलो बॉस, अरे संजय,
संजय। तो ये तस्वीर आप सीधे देख रहे हैं तिहाड़ जेल से, जहां पर कि तीनों को छोड़ दिया गया है। एक लंबी कानूनी लड़ाई के बाद ये राहत मिली है। देवांगना कलिता, नताशा नरवाल, और इनको छोड़ दिया गया, रिहा कर दिया गया है। कल ही हाईकोर्ट की ओर से उन्हें जमानत मिल गई थी, लेकिन इसके बाद एक लंबी लड़ाई उन्हें लड़नी पड़ी। कड़कड़डुमा कोर्ट में ये मामला गया था। दिल्ली पुलिस ये कहती रही कि उन्हें जो जमानत के कागज है उनको सत्यापन करना है, और इस लिहाज से समय मांगती रही दिल्ली पुलिस। लेकिन आज अदालत के आदेश के बाद आखिरकार इनकी रिहाई हो गई है।